हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल एंड द एसेसरी ग्लैंड विच इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं मैमरी ग्लैंड्स, वो हमने पढ़ा था, जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट था, है ना, प्रजनन तंत्र का भाग था। ठीक है, अब हमको पढ़ना है इसके बाद की जो स्टोरी है वो ये है कि हमने स्ट्रक्चर दोनों पढ़ लिए, मेल और फीमेल दोनों के ही हमने प्रजनन तंत्र की संरचना पढ़ ली, वो कैसे कार्य करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। और हमने मेल के अंदर हमने ये भी देख लिया कि स्पर्म यानी शुक्राणु बनने की प्रक्रिया भी हमने देख ली। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं अंडजनन। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम आज पढ़ने वाले हैं हम अंडजनन, जिसे हम कहते हैं oogenesis। oogenesis क्या है? oogenesis वो प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है? अंडाणु का निर्माण। ठीक है, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम अंडजनन या फिर oogenesis कहते हैं। अब ये जो अंडाणु जनन है, इसमें खास बात क्या होती है, हम ये पढ़ चुके हैं कि अंडाणु जो है अंडाशय में बनता है। अंडाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडाशय के अंदर होती है। कहाँ होती है प्रक्रिया? ये प्रक्रिया जो है अंडाणु में होती है। ठीक है, सॉरी, अंडाशय में होती है, यानी कि ओवरी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अंडाशय जो है, अंडाशय में जनन कोशिकाएं जो होती हैं, जनन कोशिकाएं जिनको हम जर्म सेल्स कहते हैं या ओगोनिया भी कह सकते हैं, ओगोनिया, ये जो होती हैं पहले ही भ्रूणीय अवस्था में, यानी कि 25वें हफ्ते के अंदर 25th वीक का जो भ्रूण होता है, 25th हफ्ते का के भ्रूण में व्यवस्थित हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है? ये तो बहुत ही जनरलाइज हम बात कर रहे हैं कि जब अंडजनन जो होता है वो कहाँ क्या होता है, अंडाणु का निर्माण प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में होती है। और किन के द्वारा होता है? जनन कोशिकाओं के द्वारा, जिसको हम oogonia भी कहते हैं, है ना। हम पढ़ के आ चुके हैं ये सारी स्टोरी, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte तक, या फिर हम ये कहें कि ये जो प्राइमरी oocyte है ये जाकर के अंडाशय में जाकर के वहां पर विभाजित होती है। विभाजित होकर के वो प्राइमरी oocyte बनाती है और मियोसिस 1 में जाकर के क्या हो जाती है? अरेस्ट हो जाती है। ये स्टोरी हम पहले ही कई बार पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूं कितनी ही बार। ठीक है, अब हमको यहाँ पर अंडजनन पढ़ना है कि अब यहाँ पर जो हम अंडजनन पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम सारे ही वर्टिब्रेट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, कॉर्डेट्स के अंदर, हायर एनिमल्स के अंदर जो लैंगिक जनन करते हैं उनके अंदर हम अंडजनन की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं, जो कि वेरी कॉमन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जहां पे भी अंतर आएगा ह्यूमंस के अंदर, जो अंतर आएगा वो किसके अंदर आएगा? हायर एनिमल्स यानी प्राइमेट्स के अंदर आएगा, जो कि मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। सो जो हम अभी अंडजनन प्रोसेस पढ़ रहे हैं वेरी कॉमनली हम पढ़ रहे हैं, जहां पे जो भी डिफरेंस आएगा हम उसको आगे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, सो अंडजनन की प्रक्रिया को हम 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में किया था, वैसे ही यहां पर भी हम उसको क्या करेंगे? 3 चरणों में हम इसको क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। कितने चरणों में बच्चों? 3 चरणों में। ठीक है, पहला चरण है गुणन प्रवस्था। अब आप
ये जानते हैं गुणन प्रवस्था क्या होती है। गुणन प्रवस्था में केवल क्या होता है, गुणन ही होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ठीक है, किनका होता है, जो जर्म सेल्स है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। ठीक है, ये दोनों में ही हमने देखा है। लेकिन ये वाली जो गुणन अवस्था है ये भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाती है। ये कब हो जाती है, भ्रूणीय अवस्था में ही, भ्रूणीय अवस्था में ही पूर्ण हो जाती है। ठीक है, जो मैंने आपको वहां पे बता दिया 25वें हफ्ते तक। ठीक है, और वहीं पर जाके व्यवस्थित होकर के समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं पहले भी, बार बार रिवाइज कर रहे हैं हम एक तरह से। समसूत्री विभाजन हमने यहाँ पर देखा, फिर वो किस में परिवर्तित हो जाती है, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। और प्राइमरी oocyte अब हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि प्राइमरी oocyte जो है अब किस में परिवर्तित हो जाएगी, अब ये करेगी मियोसिस 1, और मियोसिस 1 की भी प्रोफेज अवस्था पर आकर के रुक जाएगी। मैंने आपसे पिछली क्लासेस में पूछा था कि मियोसिस 1 की जो प्रोफेज अवस्था होती है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था जो कि सबसे लंबी अवस्था होती है, उसमें वो किस अवस्था पर आकर के अरेस्ट हो जाता है। प्रोफेज की भी 5 उप प्रवस्थाएं हैं, और उप प्रवस्थाओं में से भी कौन सी उप प्रवस्था पर आकर के वो अरेस्ट हो जाता है, मैंने आपको पूछा था। जिसने भी आंसर, जिसने भी ढूंढ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो सही है तब तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप सेल डिवीजन को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक फिनोमिना है जो कि आपको आना ही चाहिए। हम पढ़ते आ रहे हैं 9th, 10th, 11th और 12th में है तो नहीं, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो उसी से ही लिंक होती है। ठीक है, सो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि प्रोफेज अवस्था की भी कौन सी प्रवस्था होगी, डिप्लोटीन। आपके नोट्स में शायद नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं कि डिप्लोटीन अवस्था जो होती है, ये सब अवस्था है उप प्रवस्था। इस अवस्था पर जाकर क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वृद्धि प्रवस्था। अब जो है दूसरे नंबर की प्रवस्था है वो क्या है, वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था का मतलब ये है, अब हम एकदम जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अंड जनन का, कि लैंगिक जनन करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर वृद्धि प्रावस्था किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो वृद्धि प्रावस्था का क्या मतलब है, वृद्धि प्रावस्था का मतलब है कि आकार में परिवर्तन, आकार में वृद्धि होगी, भोज्य खाद्य पदार्थों का संग्रहण होगा, खाद्य पदार्थों का संग्रहण होगा। ठीक है, और प्रोटीन, एंजाइम्स का संश्लेषण होगा। आई बात समझ में? तो यहां पर वृद्धि प्रावस्था का ये मतलब है कि आकार में वृद्धि हो सकती है, खाद्य पदार्थों का संग्रहण होगा, प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वृद्धि प्रावस्था होती है अंड जनन की, वो सबसे लंबी अवस्था होती है। अ वेरी लॉन्गेस्ट फेज, सबसे लंबी प्रावस्था है वो है। इन तीनों में से अगर हम कंपेयर की बात करें तो वृद्धि प्रावस्था सबसे लंबी प्रावस्था है। क्या है? सबसे लंबी प्रावस्था है। लेकिन किसको छोड़ के? एक्सेप्ट ह्यूमन को छोड़ के। एक्सेप्ट का मतलब है एक्सेप्शन है हर जगह, साइंस में, बायोलॉजी के अंदर, इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर कभी भी एग्जैक्टली हमेशा ऑल टाइम नहीं होता है, यानी कि एक्सेप्शन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि प्लांट के सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए कि वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयी क्रियाएं वो दर्शाती है। ठीक है, वो सारी क्रियाएं दर्शाती है। ठीक है, डिवीजन भी करती है। उसको हम जीवित किस लिए कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, वो डिवाइड भी होती है, उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। लेकिन
उसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? वो है कि वायरस को हम क्या कहते हैं, सेल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। किसकी कैटेगरी में नहीं रखते? सेल थ्योरी के बिल्कुल, हमने आपने सेल थ्योरी पढ़ी होगी 11वीं में, और उसमें कहा गया था कि सेल की अगर वो सेल है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, और वो जो प्रॉपर्टीज हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर जो वायरस है वो उन प्रॉपर्टीज को पूरा नहीं कर पाता है। सो देयर इज, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, इसलिए हम वायरस को क्या कहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग का क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जब शरीर से बाहर होता है तब तो वो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, और जब शरीर के अंदर होता है तो वो लिविंग की तरह कार्य करता है, अदरवाइज वो क्या है, नॉन लिविंग। ओके, शरीर के बाहर, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, आजकल चल रहा है कोविड के बारे में, तो कोविड भी क्या है, एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, सो ये है एक्सेप्ट ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो परिपक्वन अवस्था होती है वो सबसे लंबी पाई जाती है। परिपक्वन अवस्था जो है वो सबसे लंबी पाई जाती है। वृद्धि प्रावस्था जो है वो ज्यादातर जितने भी स्तनी हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर वृद्धि प्रावस्था ही सबसे लंबी होती है। बाकी जो एक्सेप्ट ह्यूमंस के अंदर परिपक्वन अवस्था लंबी होती है। अब यहाँ पर वृद्धि प्रावस्था को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, अब वो कैटेगरी को हमने किस आधार पे डिवाइड किया है, 2 कैटेगरीज तो नहीं कहेंगे, हमने इस वृद्धि काल को हमने 2 ही कालों में विभाजित कर दिया है। देखो बच्चों, यहाँ पर वृद्धि अवस्था में क्या हो रहा है, भोज्य खाद्य पदार्थों का संग्रहण, प्रोटीन एंजाइम का संश्लेषण हो रहा है। एक तो एनिमल्स जो होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पीतक का निर्माण करते हैं। पीतक निर्माण, पीतक जो है, पीतक के आधार पे भी हमने एनिमल्स को 2 भागों में हम अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो पीतक का निर्माण करते हैं, और कुछ होते हैं निर्माण नहीं करते, यानी कि जिनमें पीतक जो है अनुपस्थित होता है। ठीक है, पीतक निर्माण नहीं करते, या फिर पीतक उनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, जो पीतक जिनमें उपस्थित होता है और जो पीतक निर्माण करते हैं, वो एनिमल्स के अंदर ये वृद्धि काल देखने को मिलता है। यानी कि उनके अंदर, अब ऐसा क्यों है कि वो पीतक का निर्माण करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पीतक का निर्माण नहीं करते, इसका मैं आपको एग्जाम्पल से आपको समझा सकती हूँ कि जब पीतक जो है निर्माण जिनके अंदर नहीं होता है, उसका अच्छा से अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन के एग के अंदर पीतक का निर्माण नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, पीतक का निर्माण इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो निषेचन है और निषेचन के उपरांत जितनी भी जो क्रियाएं होती हैं, उपरांत जितनी भी जो विकास है, भ्रूण का जो विकास है, वो मादा शरीर के अंदर ही होता है। इसलिए उसको पोषण जो है अंदर से ही प्राप्त होता है, मादा के शरीर से ही प्राप्त होगा। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एग्स को कहाँ बाहर ले करते हैं, यानी कि उनके एग्स जो हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि जो निषेचन की प्रक्रिया है वो शरीर के बाहर होती है। और जब निषेचन की प्रक्रिया ही शरीर के बाहर हो रही है, या फिर मान लीजिए निषेचन तो शरीर के अंदर हो रहा है, लेकिन जो अंडा है, जो निषेचन के उपरांत जो जायगोट बना है, वो बाहर आकर के वृद्धि करता है। शरीर के बाहर जब भ्रूण की वृद्धि होती है तो उसके लिए क्या पोषण, उस भ्रूण को क्या चाहिए, पोषण चाहिए होगा। और वो पोषण बनाने का काम कौन करता है, अंडाशय करता है। और अंडाशय जब निर्माण करता है तो उस अंडे के अंदर सारे के सारे पीतक को इकट्ठा करके रख लिया जाता है ताकि वो आगे भ्रूण के लिए काम में आ सके। सो ये है पीतक की स्टोरी। पीतक वैसे है क्या, पीतक क्या है, पीतक पोषक पदार्थ ही है। जितने भी पोषक या खाद्य पदार्थ जो संग्रहित किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पीतक कहते हैं। ठीक है, सो वृद्धि काल जो है, वृद्धि प्रावस्था को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला, वृद्धि काल को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है पीतक पूर्व काल। वृद्धि प्रावस्था को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व पीतक काल और पीतक काल। ठीक है, यानी कि पीतक निर्माण की प्रावस्था। सो पूर्व पीतक काल के अंदर
ये दो प्रवस्थाएं हैं जिनको हमने डिवाइड कर दिया है। एक तो वो अवस्था है जिसको हम कहते हैं पूर्व पीतक काल कहते हैं। इस पूर्व पीतक काल के अंदर क्या होता है, यहां पर डीएनए केंद्रक जो है, यहां पे केंद्रक व कोशिका द्रव्य में परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था के अंदर क्या होता है, केंद्रक व कोशिका द्रव्य में परिवर्तन होते हैं। अब केंद्रक क्या हो जाता है, सक्रिय, केंद्रक सक्रिय हो जाता है, यानी कि डीएनए क्या हो जाता है, अब सक्रिय हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ कोशिका द्रव्य, अब कोशिका द्रव्य से पहले हम बात कर लेते हैं केंद्रक के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। केंद्रक क्या करता है, हमने पढ़ा होगा आपने कि केंद्रक जो है, केंद्रक में जो डीएनए उपस्थित होता है, क्रोमेटिन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, वहां तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो डीएनए है वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण कैसे करता है, कैसे करेगा, मान लीजिए ये डीएनए है और डीएनए से क्या करेगा, पहले ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा। डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए जिन जीन्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, यहां तक नहीं जाते हैं, आप ये समझिए कि डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और उस आरएनए को हम क्या कहते हैं, एमआरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। डीएनए से क्या बनेगा, आप 11th में पढ़ के आ चुके हैं, डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है, आगे चल के राइबोसोम्स इस पर जुड़ करके क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहां पर तो हो गया ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन, यहां पर तो होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वो प्रक्रिया है जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ये सारा का सारा आप पढ़ चुके हैं 11th में, और अगर आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही हो तो 11th की किताब उठा के आप देख सकते हैं, या फिर आपके कोचिंग के नोट्स भी देख सकते हैं। सो डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना। सो केंद्रक क्या करता है, डीएनए एक्टिव हो जाता है, तो जिन भी प्रोटीनों की आवश्यकता होती है उन्हीं प्रोटीनों के लिए एमआरएनए बनाया जाता है, और उस एमआरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, सो कुल मिला के यहां पर राइबोसोम्स की मात्रा भी बढ़ जाती है, एमआरएनए की भी मात्रा बढ़ जाती है ना। प्रोटीन बनाते हैं तो राइबोसोम चाहिए, राइबोसोम्स की मात्रा बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, एमआरएनए की भी क्या हो गई, संख्या बढ़ गई। साथ ही साथ यहां पे क्या हुआ कि जब ये साथ ही साथ यहां पर क्या हो रहा है, इसे हम कहते हैं बेसिकली जीन विस्तारण कहते हैं, जीन विस्तारण कहते हैं। इसके इंग्लिश में कहते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, जिसके दौरान क्या होता है, आरएनए की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि एमआरएनए, आरआरएनए, जितने भी एमआरएनए चाहिए होते हैं, सॉरी आरएनए चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर बनने लग जाते हैं। एंजाइम्स भी यहाँ पर चाहिए होते हैं, तो प्रोटीन के साथ साथ और क्या चाहिए होता है, कुछ एंजाइम्स की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी, उनका भी संश्लेषण होने लग जाता है। अब ये सब कहानी हो रही है केंद्रक के अंदर कि केंद्रक आरएनए बना रहा है और प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन बनके कहाँ जाएगा, कोशिका द्रव्य में जाएगा, एंजाइम बनके भी, एंजाइम कहाँ बनेगा, कोशिका द्रव्य में बनेगा। सो कुल मिला के हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि
कोशिका द्रव्य जो है उसकी मात्रा क्या हो रही है, कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी। इस कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, कोशिका का आकार, कोशिका का आकार भी, आकार में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। कोशिका द्रव्य की मात्रा में वृद्धि हो रही है तो कोशिका के आकार में भी वृद्धि होगी। अब यहां पर एक खास बात आपको एक ध्यान देनी है जिसको हम देखते हैं अभी। देखिए यहां पर केंद्र के अंदर एक फिनोमिना होता है, एक ये डीएनए है। डीएनए क्या हो जाता है, क्रोमेटिन अवस्था में रहता है और जब इसको एमआरएनए बनाना होता है तो ये कुंडलित अवस्था में होता है, प्रोटीन्स के साथ बंधा हुआ रहता है। तो जब इसको एमआरएनए बनाना होता है तो उस अवस्था को उसे क्या खुलना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अभी प्रोटीन्स के साथ बंधा हुआ है लेकिन अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुलने, लूप्स क्या होता है, हो जाते हैं, खुलने लग जाते हैं। ठीक है, ये स्थान जो लूप बंधा हुआ था ये अब खुलने लग जाता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जो स्थान पर जहाँ जो एमआरएनए बनाना है, जिस स्थान पर वो आरएनए जो सूचना निहित होती है उस स्थान पर क्या होगा कि ये जो डीएनए है वो अकुंडलित होकर के कुछ ऐसी सी संरचना बना लेंगे। ठीक है ना, ये अवस्था जो है उनके अंदर देखने को मिलती है जिनके अंदर पीतक की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। जैसे कि फ्रॉग के अंदर, जैसे कि रेप्टाइल्स के अंदर, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप हैं, और साथ ही साथ जैसे कि जो उड़ने वाले पक्षी, जो पक्षीज हैं, उनके अंदर भी क्या है, उनके अंदर पीतक की मात्रा अधिक होती है। और पीतक की मात्रा अधिक होने के लिए उनको खूब सारे प्रोटीन, एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। और उनमें देखा गया है कि जो डीएनए है वो डीएनए अकुंडलित होकर के कुछ लैंप ब्रश की आकृति बना लेता है। वो कैसी आकृति बना लेता है, लैंप ब्रश की आकृति बना लेता है। ये जब लूप्स खुलने लग जाते हैं, जगह जगह से लूप खुल जाते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है, इसलिए इसको कहते हैं लैंप ब्रश। लैंप ब्रश वो होता है कि लैंप को साफ करने के लिए एक ब्रश आता है तो वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको देख करके साइंटिस्ट ने इसकी संरचना को देखते हुए कुछ ऐसा नाम दिया ऐसे कि इसके जैसा दिखता है, इसलिए इसको नाम दिया है लैंप ब्रश क्रोमोसोम। क्या नाम दिया है, लैंप ब्रश क्रोमोसोम इसको नाम दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। इस दौरान क्या होता है कि डीएनए ये लूप्स बनने लग जाते हैं और विदाउट माइटोसिस इसकी मात्रा, डीएनए की मात्रा ऐसे बहुत बड़ी हो जाती है और विदाउट माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के द्वारा ये काफी मात्रा में एमआरएनए बनाने लग जाते हैं। और साथ ही साथ एमआरएनए, जितने एमआरएनए हैं, आरआरएनए है, टीआरएनए है, प्रोटीन बनाने के लिए जो भी कुछ इनको चाहिए होता है वो सब कुछ यहाँ पर इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब साथ ही साथ क्या चाहिए, ये सारे जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को होने के लिए इनको एनर्जी भी चाहिए होगी। वो एनर्जी इन्हें कौन देता है, वो एनर्जी इनको देता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की भी क्या हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा, संख्या भी यहां पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और वो ग्रुप्स में, बहुत सारे ग्रुप्स में इकट्ठे हो जाते हैं, समूह बनाते हैं और उस समूह को कहते हैं, समूह बनाते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, और उस समूह को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बादल। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बादल उनको हम कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जब समूह बनाते हैं बहुत सारी संख्या में, और उसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बादल कहते हैं। ठीक है, और एक और शब्द आज यहां से निकल के आता है, बालबियानी रिंग, बालबियानी रिंग। अब देखिए यहां पर जब प्रोटीन बनाना होता है तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग हैं उनकी मात्रा क्या हो जाती है, संख्या बढ़ने लग जाती है। जैसे कि ER, गोल्जी,
और माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकांग, ईआर, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। और ये जो इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये केंद्रक के चारों ओर, ये तीनों के तीनों केंद्रक के चारों ओर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। केंद्रक के चारों ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। और जब ये चारों ओर केंद्रक के व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बाल्बियानी रिंग कहते हैं। सो ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये कार्यक्रम कहाँ होता है, पूर्व पीतक काल के अंदर होता है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बादल भी दिखने लगते हैं, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स भी देखने को मिलते हैं, बाल्बियानी रिंग भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ कोशिकांग जो है वो उनकी मात्रा भी बढ़ने लग जाती है। अब ये जब सारा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ने लग जाती है और सेल का आकार जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ तक सेल का आकार जो है वो खूब बढ़ जाता है और अंत तक आते आते ये वाला प्रोसेस, ये अवस्था खत्म होते होते क्या हो जाता है, ईआर तो है लुप्त हो जाती है। ईआर क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाता है और अंत में और गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी काय जो है वो वेसिकल फॉर्म में व्यवस्थित हो जाती है। वेसिकल फॉर्म जो आशय बना लेती हैं, खूब सारे आशय बना लेती हैं, खूब सारे आशय बना लेती हैं, ठीक है, जिनके अंदर म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स उनमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये है पूर्व पीतक काल की अवस्था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पीतक काल के बारे में कि पीतक काल क्या होता है। इस पीतक काल के दौरान क्या होगा, इस पीतक काल में पीतक के निर्माण की प्रक्रिया चालू होगी, पीतक का निर्माण होगा। इसमें क्या होगा, पीतक का निर्माण होता है। अब देखिए पीतक काल में क्या होता है, पीतक का निर्माण या संश्लेषण होता है। और पीतक का संश्लेषण, पीतक क्या है, खाद्य पदार्थों का संग्रह, ठीक है, खाद्य पदार्थों का यहाँ पर संग्रह किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीतक कहते हैं। यहाँ पर खाद्य पदार्थों का संग्रह किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थों का संग्रह। साथ ही साथ पीतक का कार्य क्या रहता है, पीतक का कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है पोषण प्रदान करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अब इस पीतक का निर्माण किसके द्वारा होता है, पीतक के द्वारा अंडाशय के अलावा जो सबसे मेजर पार्ट जो है वो कौन बनाता है, वो बनाता है लिवर। लिवर के द्वारा पीतक का निर्माण होता है और यह पीतक जो है शरीर से घुलित अवस्था में शरीर में घुलित अवस्था में रहता है, रक्त में। अवस्था में रहता है और फिर वहां से कहां जाता है, वहां से जाता है अंडाशय में ट्रैवल करके जाता है। अंडाशय में जाकर के उसको किस में परिवर्तित किया जाता है, अघुलित फॉर्म में, अघुलित अवस्था में
उसे क्या किया जाता है, अगुलित अवस्था में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। और ये कार्य कौन करता है, ये कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ये कार्य किया जाता है। सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है जिसकी वजह से वो क्या किया जाता है, उसको गुलित से अगुलित अवस्था में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये है पीतक काल। पीतक काल के अंदर क्या हो रहा है, पीतक का निर्माण हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है, लीवर के द्वारा किया जाता है। और लीवर में तो वो किस अवस्था में रहता है, गुलित अवस्था में रहता है, लेकिन उसको ट्रैवल करके कहाँ ले जाया जाता है, अंडाशय तक पहुंचाया जाता है, और वहां पर उसको क्या किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उसको अगुलित अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ पर हमें बात ये समझनी है कि पीतक जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पीतक जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कणिकामय, और एक होता है बिंबाणु। कणिकामय जो होता है वो कैसा होता है, छोटी छोटी ग्रैन्यूल्स, छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में होता है। कैसा होता है, छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में, साथ ही साथ समान रूप से वितरित होता है। समान रूप से वितरित होता है पूरे एग के अंदर। साथ ही साथ ये किन में देखा जाता है, ये देखा जाता है समपीतकी अंडों में। समपीतकी अंडों में इसे देखा जाता है। बेसिकली समपीतकी अंडे क्या होते हैं, ये वो अंडे होते हैं जिनके अंदर पीतक की मात्रा तो मॉडरेट होती है, यानी कि ना कम ना ज्यादा होती है, और वो समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं अंडे के अंदर। अब बिंबाणु जो होते हैं, इनके आकार जो होता है वो बड़ा बिंबाणु जैसा होता है, डिस्क लाइक, बड़े बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी कणिकाओं के रूप में होते हैं, बड़े बड़े कणिका के रूप में होते हैं। और ये उन अंडों में देखने को मिलता है कि जिनमें पीतक की मात्रा जो होती है अधिक पीतक की मात्रा जो है वो अधिक हो। ऐसे अंडे जिनमें पीतक की मात्रा अधिक होती है उनके अंदर जो पीतक है वो किस फॉर्म में मिलता है, वो इस फॉर्म में मिलता है, बिंबाणु फॉर्म में मिलता है। ठीक है, जैसे कि अतिपीतकी वाले अंडे। अतिपीतकी का मतलब क्या है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में पीतक उपस्थित रहता है। ज्यादातर ये कौन से होते हैं, जैसे कि सरीसृप होते हैं, सरीसृप और पक्षी उनके अंदर देखने को मिलता है। और जैसे कि फ्रॉग है, एम्फीबियन है, ये इनके उदाहरण है। और जैसे जो छोटे निम्न कशेरुक होते हैं, निम्न कशेरुकों में देखने को मिलता है, कशेरुकों में देखने को मिलता है। ठीक है, निम्न कशेरुक प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है, आपने 11th में ये सारे टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी होगी कि प्रोटोस्टोमेटा क्या होता है, प्रोटोस्टोमिया क्या होता है, ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये है पीतक के 2 प्रकार कि किस फॉर्म में ये व्यवस्थित रहते हैं अंड कोशिका में। ठीक है,